नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। देवघर हवाई अड्डा मामले में हाईकोर्ट ने रद्द की बीजेपी सांसदों पर दर्ज एफआईआर। ऐसे चली दलीलें। दरअसल बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर हवाई अड्डा से अपने विशेष विमान को उड़ान भरने की मंजूरी देने के लिए यातायात नियंत्रक पर दबाव डालने के आरोप में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर सोमवार को रद्द कर दी। सांसदों की याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सुनवाई की। अधिकारियों ने बताया कि 31 अगस्त को देवघर हवाई अड्डे पर निर्धारित समय से पहले विमान को उड़ान भरने के लिए एटीसी कर्मियों पर दबाव डालने के आरोप में 2 सांसदों समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कुंडा पुलिस थाने की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया था कि इस तरह का उड़ान के लिए दबाव बनाना हवाई अड्डों के सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। बता दें कि 31 अगस्त को देवघर से दिल्ली जाने वाली उड़ान में देरी होने के मसले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के वकील ने अदालत में अपनी दलील करते हुए कहा कि उड्डयन नियमों के अनुसार सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक विमान उड़ान भर सकता है। नियोजन नीति पर विपक्ष ने सरकार से पूछे ये 4 सवाल। आजसू ने बोला तीखा हमला। बता दें कि झारखंड विधानसभा में सोमवार को नियोजन नीति पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायक सरकार से नियोजन नीति का स्पष्ट करने की मांग करने लगे और बेल में आ गए। विपक्ष ने नियोजन नीति में 60-40 के फॉर्मूले का विरोध किया और झारखंड में 60-40 नए चलतों का नारा लगाया। विपक्ष के हंगामे की वजह से भोजन अवकाश के पहले सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे प्रश्नकाल बाधित हुआ। सिर्फ 2 अल्पसूचित प्रश्न और एक ध्यानाकर्षण लिए जा सके। बता दें कि विपक्ष ने सरकार से पूछा कि नियोजन नीति पहले कैबिनेट में कैसे आ गई। विपक्ष ने कहा कि चलते सत्र के बीच विपक्ष ने यह भी पूछा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि 60-40 का फॉर्मूला क्या है। सरकार से पूछा गया कि नियोजन नीति में स्थानीय को मौका मिलेगा या नहीं। विपक्षी विधायकों ने कहा कि हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद नियम तो सरकार को नई नियोजन नीति को पहले झारखंड विधानसभा में लाना चाहिए था। सरकार नई नियोजन नीति को कैबिनेट में लाई जो विधानसभा की अवमानना है। उन्होंने कहा कि अब 60-40 के फॉर्मूले का विषय सामने आ रहा है। 60 तो समझ आ रहा है लेकिन 40 क्या है, सरकार इसे स्पष्ट करे। वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने गिनाए बजट की खूबियां। सदन में बोले रोजगार बढ़ेगा। बता दें कि झारखंड सरकार के बजट पर सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट संतुलित, प्रोग्रेसिव और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में खूबियां गिनाते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बजट में चर्चा होनी चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर चर्चा नहीं होती। बजट पर खर्चों का जिक्र बजट में नहीं था। यह सुझाव साजू राय ने दिया, उनसे सहमति है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय के बढ़ाने से रोजगार का भी सृजन होगा। अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को सर्वजन पेंशन मिले, इसके लिए प्रावधान किया है। विकासात्मक योजनाओं के ऋण के लिए सीडिंग फंड का प्रबंध किया। विकट परिस्थिति में इस ऋण राशि का इस्तेमाल ऋण भुगतान के लिए किया गया। बता दें कि सीडिंग फंड में चालू वित्तीय वर्ष तक 1004 करोड़ का निवेश किया गया है। नक्सलियों के बिछाए आईडी बम से शिक्षा पर संकट, डर से स्कूल नहीं जाते गुरुजी। बता दें कि कोल्हान जंगल के क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं आईडी बम विस्फोट का डर अब गुरुजी को भी सताने लगा है। डर इस कदर हावी है कि वो विद्यालय जाने से कतराने लगे हैं, जिसका असर पठन पाठन पर पड़ने लगा है। ओपीसी प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक ने तो बीओ समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को त्राहिमाम पत्र भेज अपने साथ अप्रिय घटना होने की आशंका जता डाली है। शिक्षक ने कहा कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में दूरभाष संचार व्यवस्था भी नहीं है। होस्पी गाँव टोटो प्रखंड में होने पर भी प्रखंड मुख्यालय से दूर गोयलकेरा प्रखंड से सटा है। गोयलकेरा के कुईड़ा गांव से वन विभाग की कच्ची सड़क से मेरालगढ़ा, माइलपी, लेमसाडी, बोयापाई सासंग होते जाना होता है, जिससे कुईड़ा से ओपीसी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में विद्यालय का संचालन कैसे किया जाए। झारखंड में कल से बारिश, आंधी और वज्रपात, येलो अलर्ट जारी। बता दें कि रांची समेत झारखंड के अन्य हिस्सों में 15 मार्च से मौसम में बदलाव होगा। भारतीय मौसम विज्ञान ने 15 से 17 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 15 मार्च को राज्य के पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज सहित निकटवर्ती भाग रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले के कई इलाकों में वज्रपात के साथ साथ मेघ गर्जन भी होगा। 16 मार्च को राज्य के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है। जानकारी हो कि मौसम की स्थिति देखकर मौसम विभाग येलो, रेड, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट जारी करता है। खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है। यह एक तरह की खतरे की घंटी होती है, यानी मौजूदा स्थिति में बेशक खतरा नहीं है, लेकिन अभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है, इसके लिए तैयार रहें। इसी प्रकार ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी, कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है।
भाजपा ने वीडियो जारी कर लगाया था आरोप। आईएएस अधिकारी राजीव अरुणिका को ईडी का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया। बता दें कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुणिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है। पूछताछ के लिए बुधवार को 11 बजे अपने ऑफिस बुलाया है। विशाल चौधरी के मोबाइल से एका के संबंध में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। जांच एजेंसी एका से जानना चाहेगी कि विशाल चौधरी से उनके क्या संबंध है, क्या दोनों के बीच पैसों का लेन देन भी होता है। एका झारखंड के तीसरे आईएएस अधिकारी हैं जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले पूजा सिंघल और डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ की जा चुकी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पिछले हफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि सत्ता के दलाल विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठकर राजीव अरुणिका सरकारी फाइलें निपटाते हैं। इसके बाद भाजपा नेताओं ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा नेता ईडी के अधिकारियों से भी मिले थे। इसके बाद ही उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नक्सलियों के गढ़ में पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, 35 लोगों ने दिया खून। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित बदगांव प्रखंड के कुकुआ मिडिल स्कूल में आदिवासी हो मुंडा युवा समिति द्वारा पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गगरे ने कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। वहीं श्री गगराई ने रक्तदान करने वालों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान 35 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। पहली बार रक्तदान शिविर आयोजन होने से युवाओं में काफी जोश देखा गया। इस दौरान श्री गगराई ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करनी चाहिए, ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जान बचाई जा सके। राजीव अरुणिका पर लगे आरोपों की जांच के लिए हेमंत सरकार ने बनाया न्यायिक आयोग। 6 माह में देना होगा रिपोर्ट। बता दें कि मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणिका के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनीत कुमार गुप्ता को जांच की जवाबदेही दी गई है। इस बाबत कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। विभागीय आदेश में लिखा गया है कि पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें राजीव अरुणिका आईएएस को कथित तौर पर एक निजी स्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। उपरोक्त वीडियो क्लिप से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एक लोक सेवक द्वारा आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों को जन्म दिया है। कार्मिक विभाग द्वारा लिखा गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व मानती है। इसके लिए एक संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। इस कारण वह जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझती है। झारखंड में रोजाना निकल रहा है 530 ट्रक अवैध कोयला, जब्ती सिर्फ 5.25 करोड़ की। आंकड़ों से समझे पूरा गणित। बता दें कि झारखंड में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और लातेहार में जमकर कोयले की तस्करी हो रही है। अवैध कोयला को स्थानीय प्लांट में भेजने से लेकर कोक भाटा, ईटा भाटा और G2 रोड के रास्ते बनारस, पश्चिम बंगाल और बिहार में खपाया जा रहा है। स्थानीय प्लांट कोक भाटा या ईटा भाटा की अपेक्षा राज्य से बाहर भेजने में कोयला तस्करों के सिंडिकेट को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। उक्त क्षेत्रों में कोयला की चोरी CCL, BCCL, ECL की बंद पड़ी खदान, अवैध उत्खनन और फॉरेस्ट लैंड से की जाती है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी कार्रवाई की है, पर जब्ती सिर्फ 5.25 करोड़ की है। वैसे कोयला चोरी करने की प्रारंभिक जिम्मेवारी कोयला कंपनियों की है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में रोजाना 530 ट्रक कोयले की चोरी हो रही है। एक ट्रक में करीब 20 टन कोयला लोड होता है। एक टन कोयले की कीमत बाजार में कोयला ग्रेड के अनुसार 6,000 से लेकर 11,000 रुपए तक है। न्यूनतम 7,000 रुपए प्रति टन मान ले तो इस हिसाब से प्रति ट्रक कोयला का बाजार मूल्य करीब 1.40 लाख होता है। इस तरह 530 ट्रक के हिसाब से रोजाना 7 करोड़ 42 लाख रुपए कीमत की कोयला चोरी हो रही है। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा, रची जा रही साजिश। बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को विधायक उमाशंकर अकेला ने झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह नीरज की सुरक्षा बढ़ाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विधायक पूर्णिमा सिंह नीरज को जान का खतरा है, इसको लेकर साजिश रची जा रही है। सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे। मालूम हो कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पूर्व चालक अजय रवानी उर्फ अजय राम के गैंगस्टर अमन सिंह के लिए काम करने की धनबाद पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति बयान के बाद विधायक की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या के आरोप में गैंगस्टर अमन सिंह जेल में बंद है। अपने स्वीकारोक्ति बयान में अजय रवानी ने कई खुलासा किया है। वो अमन सिंह के शूटरों को अपने घर में रखने के साथ साथ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले आता था। दरअसल बाइक जांच के दौरान पकड़ में आने के बाद अजय ने एक के बाद एक कई खुलासा किया। आंख बंद कर नियमावली बनाते हैं झारखंड के अफसर। मैट्रिक में जो जरूरी नहीं, नियुक्ति में कर दिया जाता है अनिवार्य। बता दें कि झारखंड गठन के बाद से ही झारखंड के अधिकतर नियुक्तियों के मामले विवादों में रहे हैं। एक नियुक्ति प्रक्रिया 8 से 10 वर्षों तक चली। राज्य में लगभग हर नियुक्ति के बाद नियमावली बदल जाती है।
नियमावली बनने के साथ अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक मुकदमा चलता रहता है। इसका एक प्रमुख कारण नियमावली का प्रावधान है। नियमावली बनाते वक्त अधिकारी यह जानकारी लेना उचित नहीं समझते हैं कि राज्य में स्कूली स्तर पर किस विषय की पढ़ाई होती है और किस विषय की नहीं। जो विषय मैट्रिक में अनिवार्य नहीं है उसे भी परीक्षा में अनिवार्य कर दिया जाता है। ऐसे में संबंधित नियमावली के आधार पर होने वाली परीक्षा आयोजन से पहले ही न्यायालय पहुंच जाती है। इसके बाद मामले वर्षों तक विवादों में फंसा रहता है। आलम यह है कि अभ्यर्थी की योगदान देने के बाद भी नियुक्ति रद्द हो जा रही है। राज्य के अधिकतर नियमावली को तैयार करने में अधिकारी अपनी जानकारी को अंतिम मान लेते हैं, न तो उसका ड्राफ्ट जारी करते हैं और न ही उस पर आपत्ति मांगते हैं। हाँ, दूसरे राज्यों की नियमावली जरूर देखते हैं। इसमें भी कई बार नियमावली बनाने में विसंगति रह जाती है। वंदना डडल बनी मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव। 2 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग। बता दें कि झारखंड सरकार ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के प्रधान सचिव वंदना डडल का ट्रांसफर करते हुए उन्हें अगले 10 तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं उद्योग विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह का भी तबादला हुआ है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के तहत प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं उद्योग विभाग की प्रधान सचिव वंदना डडल को स्थानांतरित करते हुए अगले 10 तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हालांकि वंदना डडल अगले 10 तक अपने कार्यों के साथ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार पर रहेगी। जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। बता दें कि जेपीएससी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट की वृहद पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस ए चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ ने ईसीयू तय करते हुए मामले को वृहद पीठ में रेफर कर दिया है। खंडपीठ ने डॉक्टर नतुन इंदौर व अन्य की ओर से विभिन्न अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया है। प्रार्थियों की ओर से दायर अपील याचिकाओं में कहा गया है कि जेपीएससी व जेएसएससी ने विज्ञापन व उनके जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया। उन्हें सामान्य कैटेगरी में डाल दिया गया। वह जिस कैटेगरी में आते हैं, यदि उनका जाति प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता तो उनका चयन हो जाता, क्योंकि उन्हें कट ऑफ मार्क्स से काफी अधिक अंक प्राप्त हुआ है। संकट में झारखंड के धरोहर। मलबे में बदल रहा 113 साल पुराना टैगोर हिल का ब्रह्मा मंदिर। बता दें कि रांची के मोरहाबाद स्थित टैगोर हिल आज अपनी पहचान का मोहताज बना हुआ है। एक ओर इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किए जाने की संघर्ष जारी है, तो दूसरी ओर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन देखरेख करने वाला कोई नहीं। दिनों दिन टैगोर हिल की सुंदरता फीकी पड़ती जा रही है। 113 वर्षों से पर्यटक स्थल की पहचान बना ब्रह्मा मंदिर अब ढहने लगा है। मलबे आसपास ही बिखरे पड़े हैं। शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता अब मलबे में तब्दील होने लगा है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के आध्यात्म का केंद्र अब शाम ढलते ही नशे का ठिकाना बन रहा है। सामाजिक गतिविधियां ठप सी गई है। शाम ढलते ही आगंतुकों की जगह असामाजिक तत्वों का जुटान होने लगता है। परिसर में फैली शराब की बोतलें गवाह है। इसके अलावा दिन में भी टैगोर हिल परिसर में कई युवा नशा का सेवन करते नजर आते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।